स्विट्ज़रलैंड के मौसम ने मुंतहा सुल्तान को अगर खुशगवारी बख्शी थी तो उसे ठिठुरने पर भी मजबूर किया था। दोनों कपल सफ़र के दौरान खूब इंजॉय करके आखिरकार स्विट्ज़रलैंड की हसीन दुनिया में पहुंच चुके थे। हसीन नज़ारों ने गोया मुंतहा की सारी ज़हनी कसाफत को चंद पल के लिए शायद दूर कर दिया था। आफाक मारिया भी अपने रूम में आराम करने जा चुके थे, लेकिन गाज़ान का इरादा मज़ीद घूमने का था। मुंतहा जो आज के सफ़र से थक चुकी थी, अभी बेड पर लेटी ही थी कि गाज़ान का हुक्म सादिर हुआ, बीवी एक वॉक मेरे साथ। गाज़ान ने हाथ बढ़ाकर मुंतहा को मुतवज्जो किया। चाहकर भी वो हाथ थामने के लिए खुद को रोक नहीं पाती थी। बीवी जल्दी से चेंज करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। रेड वेलवेटी लॉन्ग मैक्सी उसने मुंतहा की जानिब बढ़ाई। ड्रेस देखकर मुंतहा हैरान हुई। ये ड्रेस उसके कपड़ों में था ही नहीं। हैरान मत हो, जाइए चेंज कीजिए। गाज़ान उसकी मुश्किल समझ चुका था। मुंतहा बिना कुछ कहे ड्रेस लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद रेड लॉन्ग मैक्सी पहने, उसके ऊपर लॉन्ग कोट पहने, सर पर ऊनी टोपी लिए वो गाज़ान के हम कदम हुई। कैसा फील हो रहा है? गाज़ान ने ज़रा सा झुककर सरगोशी के अंदाज में कहा। बेटर। हाथ पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। यक लफ्ज़ी जवाब देकर वो खामोश हुई। यकदम गाज़ान ने एक बाजू उसके गिर्द हाइल किया तो मुंतहा यकदम हैरान हुई। ये खूबसूरत जगह सिर्फ आपको बेटर फील करवा रही है तो क्या ख्याल है कुछ रोमांटिक फील ना कराया जाए? हवन्नक ज़दा सी नज़रें उसने गाज़ान की जानिब की, जिसकी आंखों में दहकते जज्बात ने मुंतहा को सटपटाने पर मजबूर किया। बीवी आप बहुत मासूम हो। गाज़ान के कॉम्प्लीमेंट पर मुंतहा की पलकें लर्जी। आपकी ये मासूमियत, ये पाकीज़गी मेरे दिल को अनोखे जज्बात से दो चार कर देती है, शायद जिनको मैं कभी कोई नाम ना दे पाऊँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे इजहार में कोई कमी है। मोहब्बत का हर कीमती लफ्ज़ मुझे आपकी ज़ात के सामने नीच लगता है। मुंतहा को गाज़ान का लफ्ज़ इजहार किसी गहरी खाई में धकेल रहा था। इस इजहार के जवाब में मुंतहा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। जानती हैं, मुझे आपसे इजहार सुनने की तमन्ना नहीं है। गाज़ान ने जैसे उसकी सोच को पढ़ लिया। क्योंकि आपका मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करना, मेरे हुक्म को मानना ही इजहार की गहरी कड़ी है। मुंतहा उसके जवाब पर हैरान रह गई। ये चीज़ तो मुंतहा ने सोची भी नहीं थी। ये भी सच था कि मुंतहा की लाख कोशिशों के बाद भी वो गाज़ान के हक़ से रूगर्दानी नहीं बरत रही थी। क्या वो शख्स इतनी गहरी मोहब्बत करने लगा था उससे कि मुंतहा को ख़बर भी नहीं हो पाई? मज़ीद फासला तय किए उसने मुंतहा की पेशानी पर लब रखे और बाजू कंधों पर। रात का पहर था, इर्द गिर्द लोगों की तादाद काफ़ी कम थी। मुंतहा ने यह गुना शुक्र भी अदा किया कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी कम है। मेरी थी आप और हमेशा मेरी रहिएगा, गंभीर आवाज़ में कहता हुआ उसने उसके माथे पर दोबारा लब रखे। मुंतहा की रूह तक सनसनाई। चंद लफ्ज़ों ने ही मुंतहा का सकून गारत किया। वो शख्स ना जाने क्या कह गया था। इतनी गहरी बात इतने गहरे अंदाज में कहकर उसने मुंतहा का दिल धड़कने पर मजबूर किया। सच्चाई का ज़रा सा भी इदराक अगर गाज़ान को हो जाता ना, तो उस शख्स को शायद अपने इजहार पर शर्मिंदगी होती। ये मुंतहा की अपनी सोच थी। अगर गाज़ान सिद्दीकी की सोच जान जाती तो ऐसा ख्याल कभी मन में न लाती। मारिया का रवैया यहाँ आकर भी सर्द ही था। शायद स्विट्ज़रलैंड के ठंडे मौसम ने मारिया के हवास जज्बात सब सर्द कर दिए थे। गाज़ान और मुंतहा के सामने तो वो नॉर्मल बात करती रही, लेकिन कमरे में आकर वो चेंज किए कंफर्टर में घुस चुकी थी। आफाक जो उसके लिए रात के प्लान बनाकर बैठा था, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा था। काउच पर बैठा वो हाथ में सिगरेट थामे जवेरिया की पुश्त घूर रहा था। सुर्ख बोझल आंखें नींद से पुर थीं, लेकिन शायद आज जाग कर वो न जाने कौन सी तकलीफ को सुख देना चाहता था। अपने करदा गुनाहों का शायद उसके पास कोई हल मौजूद ना था। मारिया का तकल्लुफ़ वाला अंदाज आफाक की हिम्मत तोड़ रहा था। वो शायद अब कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब आफाक को भी ज़िद हो चुकी थी कि वो उसे मना कर रहेगा। यकलख्त एक ख्याल ने आफाक के दिमाग को घेरा। फ़ोन उठाकर वो बाहर की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनकर जवेरिया ने करवट बदलकर पीछे देखा। वो उस वक्त से जाग रही थी। आफाक की जानिब देखने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें, और उससे बात भी करना चाहती थी। मारिया उस वक्त ऐसी उलझन में उलझी थी कि कोई राह उसे समझ नहीं आ रही थी। आफाक न जाने इस वक्त कहाँ गया था। उसको यकदम तशवीश हुई। जवेरिया अपनी जगह से उठकर दरवाजे की जानिब आई। हल्का सा दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर देखा, जहाँ आफाक कॉरिडोर में खड़ा किसी से महवे गुफ्तगू था। आफाक की नज़र बेसाख्ता मारिया की जानिब गई, लेकिन उसने फ़ौरन नज़र का जाविया बदला और गुफ्तगू का रुख भी।
या माई बेबी, लव यू टू माई बेबी, यस यस सी यू सून। आफाक की शरारत की रग भड़की और पल भर में उसने अपनी टोन चेंज की। मारिया उसके अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गई। आफाक किसी और के साथ ये क्यों कर मुमकिन था? आंखें नमकीन पानियों से भरी। तेजी से वो बिस्तर पर आकर दराज हुई। कुछ देर बाद आफाक भी अंदर दाखिल हुआ और मारिया के बराबर लेटा। रुख बदल गया। लबों पर शरारती मुस्कुराहट अब भी नुमायां थी। अपनी सिसकियों का गला घूंटती वो दम साधे लेटी थी, लेकिन आफाक से पूछने की हिम्मत नहीं थी। रोते हुए न जाने किस वक्त उसकी आंख खुली, उसे खबर ही नहीं हो पाई। रोते हुए न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे खबर ही नहीं हुई। अलार्म की आवाज़ से उसकी आंख खुली थी। जल्दी से करवट बदल कर उसने आफाक को देखना चाहा, लेकिन जगह खाली देखकर वो हक तक रह गई। आफाक कमरे में मौजूद नहीं था। अपनी साइड से उठकर वो चप्पल पहनने के लिए झुकी, जब साइड टेबल पर रखे एक सफ़े ने उसकी तवज्जो खींची। शक्की नज़रों से उसने सफ़ा पकड़ा। उस पर लिखी गई तहरीर पढ़कर मारिया का रंग फक हुआ। मारिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें रुलाया है। अब अगर मैं चाहूँ भी तो माफ़ी मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने हम दोनों की लाइफ के लिए एक फ़ैसला किया है। मैं फेरी टेल कैस्टल पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये फ़ैसला हम दोनों की लाइफ के लिए अच्छा साबित होगा। प्लीज़ आज आखिरी बार मेरी ख्वाहिश का एहतराम कर लेना। ब्लू ड्रेस वार्डरोब में हैंग है, उसके साथ तमाम लवाजमात भी मौजूद हैं। वो पहन कर आना, मैं तुम्हारा रिजॉर्ट में इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ ज़रूर आना। नीचे कुछ देर में एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकेगी, उसमें बैठ जाना, वो तुम्हें मंजिल तक पहुँचा देगी। मारिया के हाथ से फिसलता वो सफ़ा दूर जा गिरा। सुन सी वो अब भी इस तहरीर को दिमाग में ताज़ा दम कर रही थी। रात में किसी लड़की से बात करना और अब किसी फैसले का जिक्र करना मारिया का हलक खुश कर गया। चेहरा यकलक सफ़ेद हुआ। नहीं आफाक, मैं कोई फ़ैसला नहीं करने दूंगी आपको। मैं जाऊंगी और उन्हें उस फैसले से रोकूंगी। तेज़ी से उठकर वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी और उसमें हैंग ब्लू स्कर्ट और टॉप देखकर उसकी हैरत यकीनी थी। बिना कुछ सोचे उसने वो ड्रेस थामा और वॉशरूम की जानिब बढ़ी। कुछ देर में वो ड्रेसअप होकर हैंडबैग थामे नीचे की जानिब गई। मोबाइल पर मुंतहा को मैसेज सेंड किए वो गाड़ी में बैठी, जो शायद उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। दूसरी जानिब मुंतहा ने मैसेज देखकर आफाक को गुड लक का मैसेज सेंड किया और दोबारा गाज़ान की जानिब आई, जो रेनफॉल का खूबसूरत मंजर देखने में मगन था। मुंतहा को अपनी जानिब आता देख वो मुस्कुराया। थोड़े से लब फैलाकर उसने जवाबी मुस्कुराहट पास की। शाम को वो घर लौटी। हमदान के दिए गए दर्द के निशान अब भी उसके गले और माथे पर मौजूद थे। हमदान के जनूनी अंदाज से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन आज का अंदाज जवेरिया की रूह तक को जख्मी कर गया। हाशिर को वो इस बारे में क्या जवाब देने वाली थी, उस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। फुल स्लीव शलवार सूट के साथ उसने दुपट्टा अच्छी तरह गर्दन के गिर्द लपेटा। माथे के जख्म को उसने मेकअप से हल्का करना चाहा, लेकिन शायद जख्म गहरा था। बेड पर लेटी नम आंखों के साथ वो हमदान के जुल्म को ही सोच रही थी, जब हाशिर अंदर दाखिल हुआ। जवेरिया ने नज़र फेरी थी। हाशिर भी एक नज़र डालकर टाई की नोट ढीली किए काउच पर बैठ गया। कमरे में गंभीर खामोशी छाई थी। कुछ देर बाद हाशिर की आवाज़ फिजा में गूंजी, आ जाओ खाना खा लो। बात का कोई सिरा हाशिर के हाथ में ही नहीं था। बेतुका सवाल करके उसने जवेरिया को मुतवज्जो करना चाहा। मुझे भूख नहीं है, करवट के बल लेटी जवेरिया ने जवाब दिया। हाशिर ने बेसाख्ता उसकी पुश्त को घूरा। काउच से उठकर वो बेड की जानिब आया और कंधे पर हाथ रखकर उसने जवेरिया का रुख फेरा था। माथे पर मौजूद निशान पर बेसाख्ता नज़र पड़ी। हाशिर को यकदम तशवीश ने घेरा। ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? जवेरिया का रंग फक हुआ, लेकिन जल्द ही उसने संभाला। आपको इससे क्या गर्ज कि मैं मरूं या जीऊं? जवेरिया ने शिकवा हाजिर किया। हाशिर के माथे पर बल नुमाया हुए। जवेरिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये जख्म कैसा है? हाशिर ने सख्ती से पूछा। वॉशरूम में गिर गई थी, जवाब देकर खामोश हुई वो। कैसे? जवाबन जवेरिया ने हैरानगी से हाशिर की जानिब देखा। हाशिर ने नज़रें चुराई। लफ्ज़ शायद कहीं सो गए थे जाकर। आ जाओ खाना खा लो। बात तो शुरू करनी ही थी। हाशिर ने भी दोबारा बात का आगाज़ किया। मुझे नहीं खाना, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? जवेरिया की हट धर्मी वाज़ेह थी। यकदम हाशिर ने हाथ से पकड़कर उसे खड़ा किया। हाथ में यकदम दर्द की टीस उठी, जिसे वो लब में ही दबा गए। हाशिर, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जवेरिया ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन हाशिर की गिरफ्त भी मजबूत थी। कानों पर पर्दा डाले वो स्पाट चेहरे के साथ उसे नीचे लाउंज में लाया और डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा। चेयर घसीट कर उसने जवेरिया को बैठने का इशारा किया,
लेकिन जवेरिया टस से मस ना हुई। हाशिर ने ज़बरदस्ती कंधों पर दबाव बढ़ाकर उसे बिठाया। दूसरी चेयर पर बैठकर उसने थोड़े से चावल जवेरिया की प्लेट में डाले, लेकिन यहाँ भी शायद उसका ज़ब्त आजमाना चाह रही थी वो। चम्मच भरकर उसने जवेरिया की जानिब बढ़ाया। जवेरिया की आंखों में यकदम नमी चमकी, हमदान की सफ़ाकी आंखों के गिर्द घूम रही थी। जवेरिया की सोच से बेखबर हाशिर शायद ये आंसू अपने रवैये की वजह समझ रहा था। उंगली से उसके आंसू रगड़े और चम्मच वापस उसकी जानिब बढ़ाया। आंखों में नर्म तासुरात थे। बिना बोले भी वो शख्स शायद जवेरिया को हिम्मत दे गया था। उस वक्त हाशिर के जहन से शायद मुंतहा सुल्तान कहीं महव हो चुकी थी। सामने अगर किसी का अक्स था तो वो बस जवेरिया का ही था, लेकिन आज खयानत जवेरिया की जानिब से हुई थी। जवेरिया ने मुंह खोलकर निवाला निकला। हाशिर की ढारस शायद जवेरिया को हमदान की दी गई सफाकियत पर मरहम रखती महसूस हो रही थी। गाड़ी से उतरकर वो आगे की तरफ बढ़ी। इर्द गिर्द चहल पहल और खूबसूरत मंजर भी उसकी तवज्जो नहीं खींच पा रहे थे। यकदम एक जगह उसे लोगों का जमघट्टा नजर आया। आफाक का कहीं भी नामो निशान न था मौजूद। यकदम मारिया को अकेलापन महसूस हुआ। इससे पहले कि वो रोती, किसी ने कंधे पर हाथ रखकर उसे चौंकाया। यकलख्त वो मुड़ी थी। सामने ही आफाक अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ मौजूद था, और उसके साथ ही एक लड़की भी मौजूद थी। मारिया का रंग फक हुआ, यानी आफाक का कहा सच था। कोई लड़की उसकी लाइफ में आ चुकी थी। आफाक, नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ मौजूद लड़की ने हैरत से मारिया की जानिब देखा। बिना कुछ बोले आफाक उसे लिए हजूम की जानिब बढ़ा था लोगों के। आफाक, नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करें, प्लीज़ मेरी बात सुने। मारिया की दुहाइयाँ जारी थीं, लेकिन आफाक बिना कुछ बोले उसको हजूम की जानिब लिए बढ़ रहा था। वो लड़की भी उनकी पैरवी में आगे बढ़ी। मारिया का दिल दहल रहा था। रश को हटाते वो सेंटर में आया। मारिया की आंखें हैरत से खुली। इर्द गिर्द तमाम लोगों के हाथ में एक एक बैलून मौजूद था जिस पर वाज़े सॉरी लिखा हुआ था। मारिया की हैरत यकीनी थी। आंखों की नमी खुद ब खुद थमी और नज़र इर्द गिर्द डाली। हर शख्स के हाथ में बैलून मौजूद था। यकदम मारिया आफाक की जानिब मुड़ी, जिसके हाथ में काफ़ी तादाद में बैलून्स थे और उन पर भी सॉरी लिखा था। मारिया के हाथ बेसाख्ता मुंह की जानिब बढ़े। हैरत से उसने अपने गालों पर हाथ रखे। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो कंफ्यूज हो रही थी। आफाक ने वो बैलून्स हवा में उड़ाए और खुद घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ कानों पर रखे। यकदम फिजा में म्यूजिक की आवाज़ गूंजी। मारिया को शायद झटके पर झटका लग रहा था। आंखें थी कि हैरत से फटने को तैयार थी। जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। ये सब मेरे लिए अल्फाज थे कि ज़ुबान का साथ नहीं दे पा रहे थे। इतनी खूबसूरत मुआफ़ी की शायद मारिया को उम्मीद नहीं थी। सारे रास्ते वो मनाने के तरीके सोचती आई, लेकिन यहाँ तो अलग मंजर ही देखने को मिला था। रोती आंखों के साथ वो नीचे झुकी और आफाक के हाथ कानों से हटाए और उसे खड़ा किया। धीमी मुस्कुराहट के संग वो उठा। यकलख्त मारिया आगे बढ़ी और तेज़ी से उसके गले लगी। हैरान होने की बारी अब आफाक की थी। मारिया के गले लगते ही सबने बैलून्स को हाथों से आज़ाद किया और तालियां बजाईं। मुझे लगा आफाक आप मुझे छोड़ देंगे, मैं बहुत डर गई थी आफाक, मैंने आपको माफ़ किया। उसके अल्फाज सुनकर आफाक के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी थी। यकदम उसने गिरफ्त मजबूत की थी। उसने अलग होना चाहा, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं था। धीरे से आफाक ने उसे खुद से अलग करके कंधे के गिर्द बाजू हाइल किए और उसकी तवज्जो सामने दिलवाई। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी। रात ही मैंने सुजैन को कहकर प्लान तरतीब दिया, और जिस वक्त तुम दरवाजे में खड़ी थी कॉल बंद हो चुकी थी। वो अल्फाज बस तुम्हारा धुआं धुआं चेहरा देखने को कहे थे मैंने। धीमे से कहकर वो पीछे हटा। मारिया ने तेज़ी से दिल के मकाम पर एक मुक्का रसीद किया उसे, और दोबारा उसके गले लग गई थी। आखिरकार आफाक मारिया को मनाने में कामयाब हो चुका था। शायद उसकी दुआएं रंग ले आई थी। हाथ से वहाँ मौजूद तमाम लोगों को हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे। यकीनन सहल ज़िंदगी अब उनकी मुंतज़िर थी आगे। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। वक्त के साथ आगे बढ़ जाना ही समझदारी है, और जो गमो गुस्से में ज़िंदगी खुद पर रोक ले, उससे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं। मुंतहा सुल्तान आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन मोहब्बत एतबार अब भी कायम नहीं कर पाई थी। गाज़ान की गहरी मोहब्बत भी मुंतहा सुल्तान के दिल के कुफ्ल नहीं खोल पाई थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मुमकिन हुई थी। मुंतहा सुल्तान को गाज़ान सिद्दीकी की आदत होने लगी थी, और अगर आदतें लग जाएं तो मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। उसकी मौजूदगी उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी।
गाज़ान अगर तहफ़्फ़ुज़ था तो एक कड़ी धूप भी पल पल मुंतहा की ज़िंदगी में थी। हमदान का रवैया वक्त के साथ साथ बिगड़ता जा रहा था, लेकिन मुंतहा सुल्तान भी ज़िद की पक्की थी, बदला लेकर छोड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्यों उसे हमदान से खौफ महसूस होने लगा था। उसकी नज़र का ज़ाविया बदल चुका था। अगर पहले वो उसे डराता धमकाता भी था तो कम से कम उसकी आंखों में बेदीदगी नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो दीद खत्म हो चुकी थी। गाज़ान की भाई से मोहब्बत जूं की तूं थी। मुंतहा ने बारहा हमदान की हरकत गाज़ान को बताने की कोशिश की, लेकिन शायद अभी ये सब मुमकिन ना था। शायद किस्मत उसे मज़ीद आजमाने के दरपे थी। ये तीसरी मर्तबा था जब मुंतहा ने गाज़ान को बताना चाहा, लेकिन कोई ना कोई मुश्किल आड़े आ जाती। समरीन बेगम उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। लाउंज में बैठी वो मैगज़ीन देखने में मगन थी। गाज़ान और हमदान उस वक्त ऑफिस में होते थे, इसलिए वो पुरसकून सी यहाँ मौजूद थी। जब लाउंज से लाइबा की आवाज़ अंदर दाखिल हुई, हेलो मुंतहा, कैसी हो? लाउंज में आते ही उसने ऊंची आवाज़ में मुंतहा को पुकारा। ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। रिसेप्शन पर तो लाइबा उससे मिल नहीं पाई थी, लेकिन हनीमून से आने के बाद वो अचानक उसे शादी की मुबारकबाद देने आई थी। अपनी बातों से वो मुंतहा को अच्छा खासा मुतासिर कर चुकी थी। कुछ उसके बाबा के फैमिली ताल्लुकात होने की वजह से समरीन बेगम ने उसे खासी अहमियत दी थी। कुछ फ़ोन पर भी उनकी अच्छी खासी अलैक सलैक हो चुकी थी। उस वक्त भी वो गाज़ान सिद्दीकी की गैर मौजूदगी में आई थी और आज भी वो गाज़ान की गैर मौजूदगी में ही मौजूद थी। मुंतहा ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले लगाया। खानसामा को चाय का कहकर वो दोबारा लाउंज में आई, जहाँ लाइबा उसका रखा मैगज़ीन देख रही थी। मैं आंटी को बुलाती हूँ। मुंतहा ने समरीन बेगम को बुलाना चाहा। नहीं मुंतहा, उन्हें मत बुलाना, दरअसल मैं तुमसे ही मिलने आई थी। लाइबा ने उसे फ़ौरन रोका। मुंतहा सर हिलाकर काउच पर बैठ गई। कुछ देर बाद चाय का दौर चला। मुंतहा, एक रिक्वेस्ट थी, अगर तुम मान जाओ। मैं बहुत मान के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। मुंतहा चौंकी। क्या हुआ लाइबा, सब ठीक तो है? मुंतहा ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। वो दरअसल मुझे गाज़ान से हेल्प चाहिए, लेकिन शायद हर बार की तरह उसने इस मर्तबा भी इनकार कर दिया। कैसी हेल्प चाहिए? दरअसल मैं उसके साथ एक डील करना चाहती हूँ, पर वो मान नहीं रहा। मेरे बाबा को भी उसने आखिरी वक्त में इनकार करके तनहा कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा अपनी अना ख़त्म करके उसकी जानिब बढ़ी हूँ। प्लीज़ उसे कहना मेरी ऑफ़र मान ले। मुझे इस वक्त अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए उसकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं उन्हें कैसे मनाऊँ? और बिज़नेस के मामलात उन्होंने मुझसे कभी डिस्कस नहीं किए। प्लीज़ मुंतहा, उसे मना लेना। प्लीज़, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अपनी बातों और इल्तजाओं से उसे उलझाकर लाइबा खान जा चुकी थी और मुंतहा सुल्तान सोच में डूबी थी कि इस बारे में वो गाज़ान से बात कैसे करेगी।